हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 12th के लिए गद्य भाग में श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। सार हम पहले पढ़ चुके हैं। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर के क्या तर्क है? लेखक जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप इसलिए नहीं मानता क्योंकि यह विभाजन स्वाभाविक नहीं है, पुनः यह मानव की रुचि पर आधारित नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि इसमें व्यक्ति की क्षमता, योग्यता की उपेक्षा की जाती है। ये माता पिता के सामाजिक स्तर को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। जन्म से पहले मनुष्य के लिए श्रम विभाजन करना पूर्णतः अनुचित है। जाति प्रथा आदमी को आजीवन एक व्यवसाय से जोड़ देती है, जो कि बिल्कुल गलत है। जाति प्रथा के कारण मनुष्य को सही गलत किसी भी व्यवसाय को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यहाँ तक यदि मनुष्य को भूखा मरना पड़े तो भी वह अपना पेशा नहीं बदल सकता। ऐसी स्थिति समाज के लिए डरावनी है, भयावह है। आइए अगला प्रश्न समझते हैं। जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी, भूखमरी का भी एक कारण कैसे बनती है? क्या यह स्थिति आज भी है? जाति प्रथा किसी भी आदमी को अपनी रुचि के अनुसार पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। पसंद का काम नहीं कर सकता, उसे केवल पैतृक पेशा अपनाना पड़ेगा। वह किसी अन्य पेशे को नहीं अपना सकता, भले ही वह उस पेशे में पारंगत क्यों न हो। आज उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में लगातार विकास हो रहा है, जिसमें कभी कभी भयानक परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पेशा बदलने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि मनुष्य को पेशा न बदलने दिया जाए तो बेरोजगारी और भुखमरी का शिकार हो जाएगा। आज भले ही समाज में भयंकर जाति प्रथा है, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि वह अपने पैतृक व्यवसाय को छोड़कर नए पेशे को ना अपना सके। आज जो लोग पैतृक व्यवसाय से जुड़े हैं वे अपनी इच्छा से जुड़े हैं अथवा किसी अन्य व्यवसाय में योग्यता की कमी के कारण पैतृक व्यवसाय को अपनाए हुए। आज ये चीज़ें पीछे छूट चुकी है। अगला, लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? लेखक का कहना है कि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को नहीं कह सकते। दास्ता की एक अन्य स्थिति ये भी है कि जिसके अनुसार कुछ लोगों को अन्य लोगों द्वारा निर्धारित किए गए व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कानूनी पराधीनता न होने पर समाज में इस प्रकार की गुलामी दास्ता देखी जा सकती है। उदाहरण के रूप में जाति प्रथा के समान समाज में ऐसे लोगों का वर्ग भी संभव है जिन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी पेशे को अपनाना पड़ सकता है। उदाहरण के रूप में सफाई करने वाले कर्मचारी इसी प्रकार के कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अम्बेडकर समता को एक व्यवहारिक सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? उसके पीछे क्या तर्क हैं? डॉक्टर अम्बेडकर ये जानते हैं कि शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक परंपरा की दृष्टि से लोगों में असमानता हो सकती है, परंतु फिर भी वे क्षमता के व्यवहार या सिद्धांतों को अपनाने की सलाह देते हैं। इसके बारे में लेखक का ये तर्क है कि यदि हमारा समाज अपने सदस्यों का अधिकतम प्रयोग प्राप्त करना चाहता है तो इसे समाज के सभी लोगों को आरंभ से ही समान अवसर, समान व्यवहार प्रदान करना होगा। विशेषकर हमारे राजनेताओं को सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का उचित मौका मिलना चाहिए। लेखक का तर्क ये भी है कि जन्म लेना या सामाजिक परंपरा प्राप्त करना व्यक्ति के अपने वश में नहीं है, अतः इस आधार पर किसी के व्यवसाय का निर्णय करना उचित नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट, सही में अम्बेडकर ने भावनात्मक समताओं की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है। उन्मूलन होता जड़ से नष्ट करना, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों में और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस बात को लेकर हम लेखक से पूरी तरह सहमत हैं। कारण है कि कुछ लोग किसी उच्च वंश में उत्पन्न होने के फलस्वरूप उत्तम व्यवहार के अधिकारी बन जाते हैं। यदि गहराई से विचार करें तो पता चलेगा कि इसमें उनका कोई अपना योगदान नहीं है। सामाजिक परिवेश, सामाजिक वातावरण व्यक्ति को सम्मान प्रदान कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के सामर्थ्य का मूल्यांकन नहीं कर सकता। मनुष्य के कार्य तथा उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप उसकी महानता का वर्णन करना चाहिए और आदमी के प्रयत्नों को सही जांच तब हो सकती है जब सभी को समान अवसर प्राप्त हो। उदाहरण के रूप में गांव के विद्यालयों में, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। अतः समय की मांग है कि जातिवाद का उन्मूलन किया जाए, सभी को समान भौतिक स्थितियां, सुविधाएं प्रदान की जाएं। तब उनमें जो श्रेष्ठ व्यक्ति सिद्ध होता है वही उत्तम व्यवहार का अधिकारी हो सकता है। आदर्श समाज के 3 तत्वों में से
भ्रातृता का मतलब है भाईचारा को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं। आप इस भ्रातृता शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे? आदर्श समाज के तीसरे तत्व भ्रातृता भाईचारे पर विचार करते लेखक ने अलग से स्त्रियों का उल्लेख नहीं किया, परंतु लेखक ने समाज की बात कही है। स्त्रियां समाज से अलग नहीं हो सकती, बल्कि स्त्री और पुरुष दोनों से मिलने से समाज बनता है। अतः ये कहना कि आदर्श समाज में स्त्रियों को शामिल नहीं किया गया अथवा नहीं किया गया, ये सोचना बेकार है। समाज में स्त्रियां अपने आप शामिल हैं। भ्रातृता भले ही संस्कृत निष्ठ शब्द है, परंतु यह अधिक प्रचलित नहीं है, अतः यह इसके स्थान पर भाईचारा शब्द का प्रयोग होता तो और अच्छा होता। उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।